हाय स्टूडेंट, टीक स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा था हमारे जो 12th क्लास की जो हिस्ट्री है उसका जो एनसीईआरटी बेस पे जो टॉपिक चल रहा था। और हाँ, उसका टॉपिक का नाम था जो प्रिंसेप और प्रियदर्शी। इसके बाद में हमने बात की जो प्रारंभिक जो राज्य है उसके बारे में हमने बात की। और आज का जो तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है एक आरंभिक साम्राज्य। और हमारी जो इस चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में अपन बात कर रहे थे। ठीक है, देखिएगा आज हम बात करने वाले हैं जो मौर्य साम्राज्य है, उस मौर्य साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे। देखिए एक आरंभिक साम्राज्य, इसकी हम बात करते हैं। देखिएगा जो मगध महाजनपद है, मैंने आपको बताया था कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध महाजनपद था। और उसकी जो प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, लेकिन बाद में इसको चेंज करके इसकी राजधानी बना दिया जाता है पाटलिपुत्र को। ठीक है, तो उसके बारे में हमने बात कर ली थी। तो उसी समय जब मगध महाजनपद था, उसके विकास के बाद में होता क्या है, विकास के साथ साथ या विकास के बाद में हमारे भारत के अंदर एक नए राजवंश की स्थापना होती है। और वो नया राजवंश है मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश का उदय होता है। ठीक है, तो मगध के साथ साथ ही क्या होता है कि एक नए राजवंश की स्थापना होती है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, और उस मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले जो उसके सबसे महत्वपूर्ण जो शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, यानी कि इससे पहले हम देखें तो भारत पर नंद वंश का शासन था। जब नंद वंश के जो शासक था घनानंद, उस घनानंद की हत्या करके चाणक्य के सहयोग से और फिर भारत में क्या कर लेते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम यूँ कह सकते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। और उसका जो टाइम पीरियड था यानी कि 321 बीसी के अंदर, यानी 300 ईसा पूर्व, सॉरी हाँ 300 ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट का टाइम पीरियड था। ठीक है, तो 321 का टाइम था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। देखिएगा 321 बीसी के अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तो हमारे उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक था। देखिएगा यानी कि जो पश्चिमोत्तर जो भारत है, यानी कि हमारा जो पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र, ये देखिए ये उत्तर है, ये पश्चिम है। इस वाले क्षेत्र के अंदर दोस्तों, इस वाले क्षेत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक यहाँ तक इसका शासन था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी कि पहली बात तो आप याद रखना है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन होते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है और इसका टाइम पीरियड 321 बीसी, ठीक है, ईसा पूर्व। और इसका साम्राज्य का विस्तार था जो आपका अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक इसका साम्राज्य था। ठीक है, अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने निकल के आती है कि जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो हम कहेंगे कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना हम कैसे करेंगे। देखिएगा कोई सा भी वंश हो, ठीक है, कोई सा भी साम्राज्य हो, उसकी जानकारी के दो ही स्रोत हो सकते हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत हो सकते हैं और एक साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक में तो जैसे अभिलेख है, वृहद अभिलेख है, शिलालेख वगैरह, सिक्के है, पांडुलिपियां हैं वगैरह, सब इसमें आ गई। और जो साहित्यिक स्रोत के अंदर उस समय जो लिखी गई जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनसे भी जानकारी मिलती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलने के दो स्रोत है, एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। तो दोनों ही स्रोतों को हम कंबाइंड रूप में हम पढ़ लेंगे। देखिएगा तो जानकारी के प्रमुख स्रोतों की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा उस समय आपको पता है कि चाणक्य के द्वारा जो एक लिखी गई किताब थी अर्थशास्त्र। ठीक है, ये अर्थशास्त्र है। देखिएगा अर्थशास्त्र एक संस्कृत भाषा में लिखी गई एक किताब थी जो राजनीति और प्रशासन से रिलेटेड थी। ठीक है, तो अर्थ इकोनॉमिक सिस्टम से नहीं है, आप याद रखिएगा, ये राजनीति और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक की थी।
इसके अंदर राजनीति और प्रशासन के बारे में बात लिखी गई थी और संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। और चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो चाणक्य के और भी अनेक नाम है, कौटिल्य भी आप कह सकते हो, इसको विष्णुगुप्त भी कह सकते हो, और चाणक्य भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये जानकारी के प्रमुख स्रोत है मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो ये आपका किस में आएगा, साहित्यिक स्रोत के अंदर आ गया। दूसरी अगर बात करें, उस समय आपको पता है मेगस्थनीज था जो राजदूत के रूप में आया था, जो इंडिका नामक उसने किताब लिखी थी। तो इंडिका नामक किताब के अंदर हमें जानकारी मिलती है। एक है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें जानकारियां मिलती है। विशाख दत्त के द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस नामक एक किताब, उससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये तो सारे के सारे साहित्यिक स्रोत है। अब देखिएगा, हम कह सकते हैं कि जो पुरातात्विक स्रोतों की अगर बात करें, तो पुरातात्विक स्रोतों में जो सम्राट अशोक थे इसके द्वारा लिखे गए जो जितने भी अभिलेख थे, शिलालेख, व्रतलेख, सारे के सारे थे, उससे हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो जानकारी के स्रोतों में हम साहित्य स्रोतों की हमने बात कर ली। एक बार फिर से देखिएगा, चाणक्य के द्वारा लिखी गई तब अर्थशास्त्र है, मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई जो इंडिका नामक पुस्तक है, और रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख, और विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है मुद्रा राक्षस। इसके अलावा सम्राट अशोक के द्वारा जो अभिलेख थे, शिलालेख, महालेख थे, सारे के सारे जो पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे जो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ और जो पुराण है, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है, किसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई प्रमुख स्रोतों की, हमने बात कर ली है। अब देखिएगा, साम्राज्य का जो प्रशासन है, उस प्रशासन की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, जब सम्राट अशोक का टाइम पीरियड था, उस वक्त जो राजनीति के जो प्रमुख केंद्र थे, 5 प्रमुख केंद्र थे, यानी कि 5 बड़े प्रांत या राज्य थे, जिसमें देखिएगा कौन कौन से थे। एक आपका पाटलिपुत्र था, तक्षशिला थी, और उज्जैनी था, तोसली और सुवर्णगिरी, ठीक है। ये 5 बड़े प्रमुख केंद्र थे राजनीति, जिसमें जो आपका पाटलिपुत्र है, ये पाटलिपुत्र उस मगध का क्या, यानी कि मौर्य वंश का, ये मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य की ये कैपिटल हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था। इसके साथ ही ये 4 थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी, ये प्रांतीय केंद्र थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है साम्राज्य का प्रशासन था, यानी कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, जिसमें पाटलिपुत्र था एक सबसे बड़ा जो राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी ये प्रांत थी, ठीक है। देखिए, इन सब राजनीतिक केंद्रों का उल्लेख सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में किया है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में इन सभी के बारे के अंदर बारे में बताते हैं वो, ठीक है। अब देखिएगा, अब बात करते हैं आगे की बात। देखिएगा कि यदि अशोक के अभिलेखों का वर्णन करें, तो हमें ज्ञात होगा कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, उड़ीसा वाला क्षेत्र और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश आपके उत्कीर्ण दिखाई देते हैं। यानी जो भी शिलालेख मिले हैं सम्राट अशोक के बारे में, अभिलेख शिलालेख मिले हैं, उन सभी पर एक जैसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए संदेश दिए हैं। ऐसे आप समझिएगा कि उन्होंने कानून को दर्शाने के लिए या उनको नियमों को दर्शाने के लिए अभिलेखों पर कुछ आदेश लिखवाए थे। किसने? सम्राट अशोक ने। जो आप उत्तर प्रदेश देख लीजिएगा, उत्तराखंड देख लीजिएगा, उड़ीसा देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, उन सभी शिलालेखों, जो भी शिलालेख मिले हैं, उन पर एक ही आदेश लिखे हैं। तो अब हम बात करते हैं, देखिएगा जो अशोक के जो अभिलेख हैं, है ना, उनका जो विवरण है, अगर उनके विवरणों की हम चर्चा करें, तो अब हम उनके विवरणों को हम देख लेते हैं। मानचित्र के आधार पर हम देखेंगे, तो आप मैप बनाइएगा और मानचित्र में जितने भी शिलालेख थे किसके, सम्राट अशोक के, उनको आप लोकेट कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, ये मैप है, ठीक है, और इस मैप के अंदर देखिएगा मैप है, और जो मैंने आपको येलो इंक में जो ये सबसे बड़े अभिलेख थे जो सम्राट अशोक के मिले हैं, देखिएगा कौन कौन से हैं। देखिएगा इसमें कौन कौन से शिलालेख हैं। देखिएगा, एक है मानसेहरा और ये शाहबाजगढ़ी, ये 2 स्थान हैं यानी कि पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ पर उसके शिलालेख मिले हैं। एक गिरनार वाला शिलालेख है, ये आपके गुजरात में, सोपारा मिला है आपके महाराष्ट्र में, एरागुड़ी आपके आंध्र प्रदेश में, जोगढ़ और धौली मिले हैं आपके उड़ीसा के अंदर, कालसी मिला है आपका कहाँ,
उत्तराखंड के अंदर। तो यहाँ पर जो भी शिलालेख मिले हैं उन सभी पर एक जैसे आदेश लिखे हुए थे, ठीक है। इसके अलावा और भी छोटे मिले हैं, छोटे छोटे अभिलेख मिले हैं, ठीक है। देखिए शेरकुना एक कांधार है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, और लमपक है, लमघाम है, जलालाबाद है, ये अफगानिस्तान में है। आपका पता है कि जो भाबरू का जो शिलालेख, जो बेराट का शिलालेख हम कह सकते हैं, जो हमारे जयपुर विराट नगर में बेराट में मिले हैं, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो भाबरू है, शाहपुरा के पास एक गांव है भाबरू, वहां से एक शिलालेख मिला है। इससे यह जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने जो त्रिरत्न यानी कि जो धम्म का प्रचार प्रसार उसने किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो धम्म के जो सिद्धांत है, बुद्ध धम्म और संघ के त्रिरत्न का प्रचार प्रसार किया अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए, साम्राज्य की सीमाओं को बनाए रखने के लिए उन्होंने धम्म का सहयोग दिया, उनका प्रचार प्रसार किया, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा और है सैसाराम बिहार के अंदर है, अरोग है, रूपनाथ है ना, और साप मोरो है, गुर्जरा है, ये सारे के सारे छोटे छोटे अभिलेख थे। तो आपको फोकस करना है जो बड़े बड़े जो शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, हम कह सकते हैं कि मानसेरा है, साहबाजगढ़ी है, गिरनार है, सोपारा है, जोगढ़, धौली, ऐरागुड़ी और आपका कालपी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शिलालेख मिले हैं ये अशोक के मिले हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली इसके बारे में, देखिएगा। तो ये वाला जो टॉपिक था अशोक के अभिलेखों का जो विवरण है मानचित्र के आधार पर हमने देखा है। अब देखते हैं इसके आगे बात करते हैं, देखिएगा। साम्राज्य के संचालन के लिए दोस्तों जो भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लग जाता था, ठीक है। तो आपको पता है कि जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड से लेकर आप दक्षिण से पूर्व से लेकर आप चले जाइए पाकिस्तान तक, इस सम्राट अशोक का साम्राज्य विस्तार था। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कई सप्ताह या कई महीने लग जाते थे। तो उसके लिए आवागमन के लिए जो भूमि और नदियों दोनों के लिए आवागमन के लिए अत्यंत ये आवश्यक था, ठीक है, राजमार्ग आवश्यक था, ठीक है। देखिएगा, इसका अर्थ यह हुआ कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा करनी पड़ती थी। इससे यह जानकारी मिलती है कि जो यात्री हुआ करते उनके खान पान और जो सेना होती थी उस सुरक्षा के लिए खान पान की व्यवस्था करनी पड़ती थी। देखिए दोस्तों, जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज सैनिक की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख करते हैं कि एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख करते हैं किसके अंदर, इस मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखी गई जो इंडिका नामक पुस्तक, उसमें देखिए 6 उप समितियाँ कौन कौन सी थी, ठीक है, उनमें और उप समितियों के क्या क्या कार्य थे उसको हम देख लेते हैं। देखिए ये 6 उप समितियाँ हैं और उप समितियों में कौन कौन से कार्य हैं। देखिए पहली जो उप समिति हुआ करती थी वो क्या काम करती थी, नौसेना का संचालन करती थी, ठीक है। दूसरी उप समिति थी वो यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी उप समिति पैदल सैनिकों का संचालन करती थी। चौथी जो उप समिति वो अश्वारोहियों का संचालन करती थी। पांचवी उप समिति जो रथारोहियों का संचालन करती थी, और जो छठी उप समिति वो हाथियों का संचालन करती थी। ऐसे करके छह समितियां होती थी। देखिएगा 6 समिति थी और 6 समितियों के अंदर 5-5 सदस्य हुआ करते थे। कुल मिलाकर इसके 30 सदस्य होते थे, ठीक है, 30 व्यक्ति होते थे। 6 के 5, एक समिति के अंदर 5 सदस्य होते थे। ये मिलाकर ये इस पूरा का पूरा जो प्रशासन व सैनिक व्यवस्था का संचालन वो करते थे, ठीक है। देखिएगा भाबरू हम कह सकते हैं कि जो बेराट का जो अभिलेख है, बेराट का अभिलेख आपको पता है कहाँ पे है, जयपुर के अंदर शाहपुरा के आसपास एक गांव है भाबरू नामक। हम कैसे बेराट की जो पहाड़ियों के आसपास है तो वहाँ पर एक शिलालेख मिला है किसका, अशोक का। तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो भाबरू या बेराट अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक अपने साम्राज्य विस्तार को बनाए रखने के लिए धम्म के सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। धम्म के सिद्धांत का प्रचार प्रसार करने की जानकारी हमें भाबरू और बेराट के शिलालेख से मिलती है। देखिएगा धम्म यानी धम्म इसके त्रिरत्न होते हैं, बुद्ध धम्म और संघ, इनका पालन सम्राट अशोक करते हैं। यानी कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है और धम्म और बुद्ध और संघ के प्रचार प्रसार के लिए महामात्रों की वो नियुक्ति भी करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा।
उनका मानना था कि धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और उसके बाद के संसार में अच्छा रहता है। अगर जो लोग धर्म का या त्रिरत्न का पालन करते हैं तो उनका जो जीवन है इसी संसार में नहीं, आने वाले यानी इस संसार के बाद जो दूसरा संसार उनको मिलेगा वो उस संसार के अंदर उनका जीवन बहुत ही अच्छा सुगम रहेगा। तो ये बात करते हैं कौन कौन करते हैं? सम्राट अशोक धर्म के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपका हो गया। मैंने अभी आपको मैपिंग के अकॉर्डिंग मैंने जो जो सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और आज अपन इतना ही पढ़ेंगे और कल फिर हम नया टॉपिक लेंगे और टॉपिक का नाम है राजधर्म के नवीन सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।